हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो के जरिए आज स्टडी करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 जो कि 2017 में मार्च के महीने में लॉन्च की गई है। तो पहले ये देखते हैं कि 2015 इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे ये 2015 में ड्राफ्ट इसका अपलोड किया गया था फॉर पब्लिक कमेंट्स, तो इसीलिए इसे 2015 की पॉलिसी कहेंगे, लेकिन ये 2017 की पॉलिसी है। तो अगर प्री में 2015 कहा जाए तो प्लीज बी केयरफुल। सो लेट अस मूव टू द प्रोविजंस। सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इसमें क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम बात करें, कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से उसमें सेक्टर में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी जगह पे दे रखा है जिसके चलते हम ये पॉलिसी एनैक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट लिस्ट 2 जिसे बोला जाता है, अंडर शेड्यूल 7 बोल लीजिए, शेड्यूल 7 बोल लीजिए ऑफ आर्टिकल 249। उसके अंदर ये एंट्री 6 है जिसके अंदर लिखा है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो उसके अंदर इसका जेनेसिस है। तो बेसिकली ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन पॉलिसी कौन बना रहा है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। तो ये चीज इसमें ध्यान में रखने की है कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है। तो अब यहीं पे ही दो क्वेश्चन उठते हैं। एक तो ये कि स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर पॉलिसी कैसे बना रहा है? स्टेट के सब्जेक्ट पे सेंटर कोई भी एडवाइजरी पॉलिसी बना सकता है टू हैव नेशनल यूनिफॉर्म नेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स, जैसे कि एक सामान्य बिहार में हो या पंजाब में हो या गुजरात में हो, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स रहेंगे हेल्थ के, जहां तक कि हेल्थ का सवाल है। तो सेम जैसे कि अगर टीबी की पॉलिसी है, ट्यूबरकुलोसिस की, तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा, तो वो सब जगह सेम होगा, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की किसी स्टेट में हो। तो इसका ये मीनिंग है कि नेशनल पॉलिसीज, ब्रॉड पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और स्टेट्स उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसका एनालिटिकल पार्ट देखते हैं। ये फैक्चुअल पार्ट था जो कि प्री के लिए रेलेवेंट आप कह सकते हैं। इसका एनालिटिकल पार्ट ये देखते हैं कि क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि इसकी स्टेट की लिस्ट में होने की वजह से, बावजूद कि ये नेशनल पॉलिसी है, हेल्थ सब्जेक्ट क्योंकि स्टेट में है, एक बहुत जरूरी सब्जेक्ट है, बहुत अहमियत रखता है ये, क्या हम इस सब्जेक्ट को ही सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट से निकाल के सेंट्रल लिस्ट में डाल देते? तो ये ज़्यादा बेटर होता। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में आंसर लिखना है तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ पे ये है कि नेशनल हेल्थ में हम टारगेट्स क्यों नहीं अचीव कर पाए। मिलेनियम डेवलपमेंट हेल्थ के जो गोल्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट के जो गोल्स थे, हेल्थ के 3 टारगेट्स थे, हम उनमें से बहुत मुश्किल से 1-2 अचीव कर पाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या हम ये नहीं कर सकते थे कि इनका जो हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो ही यूनियन लिस्ट में डाल दें, लिस्ट 1 में डाल दें? तो ये थोड़ा जटिल है ऐसा करना, लेकिन यस, एक और इसके बाद इसके लिए ऑप्शन ये है कि हम इन्हें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जरिए इम्प्लीमेंट कर रहे थे। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम हम इन्हें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आप सब जानते होंगे, लेकिन ब्रीफ में फिर भी बता रहा हूँ कि सेंट्रल वो स्कीम्स हैं जो स्पॉन्सर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, लेकिन वो स्टेट के विषयों पे होती हैं। जैसे स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, हेल्थ दे रखा है, पब्लिक ऑर्डर दे रखा है, तो ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, तो उन विषयों पे रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना और हेल्थ को उसमें निकाल देना, लॉन्ग टर्म में वो गोल हो सकता है। आफ्टर ऑल ये कोई भी नेशनल पॉलिसी का उद्देश्य ये होता है कि सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ सुविधाएं हर स्टेट में दी जाएं। तो दैट इज द एसेंस ऑफ दिस पॉलिसी। कि ये करना जरूरी क्यों है? क्योंकि रीजन ये है, हम कितनी भी पॉलिसी बना लें लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं। तो ये इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का होना एक वे में अच्छा रहता है। तो दिस इज द रीजन ओवर हियर। अब आगे चलते हैं। बाय द वे, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है आर्टिकल 47 जो हेल्थ से रिलेटेड विषय में डील करता है। तो इसको आप स्टडी कर लें, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2 साल के गैप में आई है। जैसा कि हमने देखा कि 2015 में इसे लिखा गया था, अब 2017 के बाद आई है, और क्योंकि एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ के टॉपिक पे है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकती है। हम यहाँ पे हेल्थ पॉलिसी डिस्कस करते रहे और पता लगा कि क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ये आ गया, तो आपको आर्टिकल 47 का डेफिनेशन क्या है वो ध्यान में रखना होगा। अब ये हेल्थ पॉलिसी पार्टली इस आर्टिकल 47 को इम्प्लीमेंट करती है।
कैसे कि हेल्थ पॉलिसी के अंदर जैसे हमने आर्टिकल 45 में देखा होगा आपने कि 45 को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकाल के राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A में। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जा रहा है हेल्थ के केस में। हेल्थ के केस में इसे सिर्फ एक एश्योरेंस दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है हर सिटीजन को कि कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट आपको ये आश्वासन देती है कि आपको बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये फंडामेंटल राइट का रूप नहीं देती है। पहला प्री के लिए क्वेश्चन ये याद रख सकते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी हेल्थ का फंडामेंटल राइट नहीं दे रही है, मूल अधिकार नहीं दे रही है, ये सिर्फ एक एश्योरेंस दे रही है। तो इस सेंस में जैसा मैंने कहा कि ये पार्टली इसे अप्लाई कर रही है, पार्टली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक एंटाइटलमेंट में बदल रही है, एश्योरेंस में बदल रही है, एंटाइटलमेंट में नहीं बदल रही है। तो जस्ट बेयर दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग एनी क्वेश्चन। तो मतलब ये इन्होंने आधा कदम उठाया अगर हम सरल सी भाषा में कहें। अब इसके आगे डिस्कस करने के बाद चलते हैं बैकग्राउंड की ये चाहिए क्यों है ये पॉलिसी हमें। पहली दिशा में इसकी नीड क्या पड़ी। जो लास्ट हेल्थ पॉलिसी थी वो 2002 में आई थी, यानी कि आज से 15 साल पहले। तो 15 साल में हेल्थ स्टैंडर्ड्स में जो बीमारियां हैं, जो चैलेंजेस हैं हेल्थ सेक्टर में, उनमें बहुत कुछ चेंज होते रहता है। तो उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग जो हेल्थ मशीनरी है, हमारी हॉस्पिटल्स हैं, उनका कंसर्न और उसके उद्देश्यों को चेंज करने के लिए नई पॉलिसी समय समय पे आती रहनी चाहिए। तो 2002 के जो उद्देश्य थे वो पहले जैसे कि था कि हमें पोलियो खत्म करना है, जड़ से मिटाना है। अब क्योंकि पोलियो हमने अचीव कर लिया, हम मिटा चुके हैं, हमने WHO ने भी हमें ये दर्जा दे दिया कि इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री है। तो अब जो कंसर्न चेंज हो गया है, तो 2015 की ये पॉलिसी नए कंसर्न्स को दर्शाएगी। नए कंसर्न क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो 1/5 ऑफ डिजीज बर्डन इंडिया में है, यानी कि पूरे विश्व की 20% जो बीमार पॉपुलेशन, जितने लोग बीमार पड़ते हैं उसमें से 20% टोटल बीमारियां इंडिया में होती हैं। तो ये बहुत बड़ा बर्डन है, जबकि हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 7% है। 7% पॉपुलेशन के साथ हम वर्ल्ड का 20% बीमारियों का, डिजीजेस का बर्डन झेलते हैं। तो उसके चलते ये WHO की रिपोर्ट की फाइंडिंग है, ये आप अपने मेंस के आंसर्स में साइट कर सकते हैं। अब इस पे आगे देखते हैं। 1/5 ऑफ बर्डन है, इसके चलते हमें कुछ ड्रास्टिक कदम उठाने चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2015 में खत्म हो गए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स के अंदर जो नए कंसर्न्स हैं, जो नए हमारे उद्देश्य हैं, उन्हें भी हम अपनी नई पॉलिसी में इंक्लूड कर रहे हैं। 2017 में ये जो पॉलिसी लॉन्च हुई है। तो एक तो ये हो गया। एक आगे ये है कि हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन है, जैसे कि डायबिटीज है, तो ये जो डिजीजेस के बर्डन है, हाइपरटेंशन है, मेंटल हेल्थ है। इंडिया में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसके चलते कि 2014 में मेंटल हेल्थ पॉलिसी भी लाई गई थी। वो छोटा हिस्सा था सिर्फ मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये डायबिटीज है, हेल्थ, ओल्ड एज केयर प्रॉब्लम्स है, इंडिया में ओल्ड एज पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेज हैं, मेंटल हेल्थ, डायबिटीज, अब ये हमारा कंसर्न बन के आ रही हैं। इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। सिंपल रीजन कि पहले हम एग्रीकल्चरल कंट्री थे, अब हम एक सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड कंट्री हैं, जिसमें कि सिटिंग जॉब्स हैं। तो इंसान को बहुत देर उसमें बैठना है, तो जिसका असर डायबिटीज और ऐसी बीमारियों के थ्रू हमारी बॉडी पे दिखता है। तो ये कंसर्न उभर के आ रहे हैं। और तीसरी चीज ये कि करंट एपिडेमियोलॉजिकल रियलिटी है, मतलब जो अभी हमारी जो बीमारियां हैं उसको ये बहुत अच्छे से दर्शा रहा है यहाँ पे। तो एपिडेमियोलॉजिकल रियलिटीज है, मतलब जैसे लाइफस्टाइल डिजीज, जैसे हमने डायबिटीज की बात करी, हाइपरटेंशन की बात करी, तो ये सब चीजों को अच्छे से दर्शा रहा है। हमारा कंसर्न एड्स है और हमारा कंसर्न ये ड्रग एडिक्शन है। तो इन चीज़ों को ये दर्शाने के लिए ये नई पॉलिसी ज़रूरी थी, ये बैकग्राउंड में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है कि ग्लोबल ये बर्डन ऑफ डिजीज इंडेक्स जो 2016 मतलब सितंबर 2016 में इनकी रिपोर्ट रिलीज हुई थी। जो लोग थोड़े एंथुसियास्ट हैं वो इसे पढ़ सकते हैं गूगल आउट करके किसी न्यूज़पेपर में। उसमें इंडिया का रैंक 143 आउट ऑफ 188 है। तो ये अपने आप में एक शर्मसार बात है। ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंडेक्स ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो अभी इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस है उसको दर्शाता है। तो उन्होंने ये बोला है कि पहले साल में जब से ये इम्प्लीमेंट होने लगे हैं
तो तब इंडिया का स्टेटस ये है इस रिपोर्ट में। तो ये एक शर्मनाक बात है। जस्ट हम कह लो कि सिर्फ 45 कंट्रीज हैं हमारे से पीछे, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात करें, श्रीलंका का रैंक यहाँ पे 79 है, श्रीलंका हमसे आगे है, और चाइना का 92 है। तो ये इन कंट्रीज को देखना होगा, हमारी नेबरिंग कंट्रीज को। और इवन की सीरिया, जहाँ पे कि एक सिविल वॉर चल रहा है पिछले 4 सालों से, 5 सालों से, वहाँ का भी जो इंडेक्स है, ये जो इनका रैंक है 117 है, जो कि इंडिया से आगे है। तो दिस इज क्वाइट शेमफुल। तो इसको ध्यान में रखते हुए नए जो चैलेंजेस हैं हेल्थ सेक्टर में, वो हमें इस पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करने थे। तो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसमें देखते हैं द बिग डिलेमा। ये सबसे बिगेस्ट डिलेमा हमारे इसमें हेल्थ कंसर्न में निकल के आ रहा है कि ये है कि हमारे पास फंड्स हैं आज कंट्री के पास में, ड्यू टू हाई ग्रोथ रेट, और हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है इन फंड्स को यूज़ करने की। कैपेसिटी का मतलब बोला जाए कि 3 स्टैंडर्ड से देखा जाएगा कि हॉस्पिटल्स है नहीं। अगर हम अभी एकदम से खर्चा इस पर बढ़ा दें तो हॉस्पिटल्स नहीं है, तो हमें इसमें मतलब अगर डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास, तो ये हेल्थ में एकदम से खर्चा बढ़ाने से अब अचीव करें कैसे? तो ये और कुछ नहीं है, ये रिजल्ट है जो इतने सालों से हेल्थ को हमने निगलेक्ट किया, हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर को निगलेक्ट किया हमने, पूर्ण रूप से उस पर ध्यान नहीं दिया। तो वो उसका रिजल्ट अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि हमारे पास आज पैसे हैं, हमने स्टेट्स को 14th फाइनेंस कमीशन के अंडर 42% जो शेयर था टैक्स का, वो हमने उन्हें दे दिया। अब उनके पास में कैपेसिटी ही नहीं है खर्चा करने की। तो ये वो कैपेसिटी है, ये वो खर्चा है जो पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के थ्रू होता था, हेल्थ सेक्टर भी उसमें स्कीम्स थी। तो वो खर्चा अब एकदम फ्री हो गया उनके पास में पैसे नहीं है। तो अब होगा क्या? अल्टीमेटली करप्शन होगा, या अभी से हम ये कह लेंगे नए एम्स बनाए जाएंगे। तो एकदम से तो ये हेल्थ इंडेक्सेस में, मतलब हम ये तो कहेंगे नहीं कि हमने एकदम से 2.5% ऑफ जीडीपी खर्चा करना शुरू कर दिया, अब एकदम से हमारा जो एमएमआर है वो 0 हो जाएगा। नहीं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए मैन पावर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ गुड डॉक्टर्स। तो अभी हम एम्स बनाना शुरू कर रहे हैं। वो एम्स कब इंस्टीट्यूशनलाइज होंगे, कब उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कब उनमें मेडिसिन आएंगी, ये इसके कंसर्न्स हैं। ये अभी का बहुत बड़ा डिलेमा है। तो अभी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसमें क्या कहा है कि हम प्राइवेट सेक्टर्स के साथ पीपीपी मोड में इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे वॉकहार्ट हॉस्पिटल है, एस्कॉर्ट्स है, फोर्टिस है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी का पिछले सालों में टिल्ट रहा, झुकाव काफ़ी रहा प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने का। तो गवर्नमेंट ने इनको टैक्स हॉलीडे दिए कि आप अगर इस एरिया में ये हॉस्पिटल लगाते हो तो आपको 5 साल हॉस्पिटल की कमाई पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर ये खर्चा खुद कर लेती इनसे टैक्स लेके, तो शायद हमारी जो पब्लिक सेक्टर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वो शायद बढ़िया होते। तो आज हमें प्राइवेट सेक्टर पे रिलाई नहीं करना पड़ता। तो प्राइवेट सेक्टर पे रिलाई करने का खामियाजा क्या है? हमें हेल्थ प्रोवाइड करनी है। हेल्थ की जब बात आती है, गरीब और अमीर दोनों को प्रोवाइड करनी है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मर रहा है तो गरीब है, इसके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन मोस्टली ये प्राइवेट रह गया है। तो ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ये मेंस के लिए रेलेवेंट है कि गवर्नमेंट पॉलिसी पिछले सालों में 2002 के बाद काफ़ी हैवी झुकाव था कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने का। और अगर हेल्थ सर्विसेज स्टेट, अगर वो ऐसी बेसिक सर्विसेज ही अपने सिटीजन्स को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, निजी उद्योगों के थ्रू, जिनका की उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उनके थ्रू कैसे कर सकती है? तो मतलब फिर गरीब लोगों का क्या होगा? जो 42% आबादी हमारी बोली जाती है, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, मतलब जो गरीब बिलो पावर्टी लाइन है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, उनको हेल्थ सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था इसमें। अब ये चीज़ यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्लेन करने से फ़ायदा ये है कि आगे के पॉइंट्स बहुत जल्दी से हमें समझ में आने लग जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने ये बोला कि इसे हम चेंज करेंगे स्टेट्स के पार्टनरशिप में, मतलब हम कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं लाएंगे, हम कोई हेल्थ सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में नहीं लेके आएंगे, हम इनके साथ पार्टनरशिप करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत और ऐसी मतलब स्पिरिट के अंदर कि ये पॉलिसी को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और यहाँ पे ये जो फिगर्स हैं, ये 2.5% हमारा टारगेट था नेशनल 2002 की पुरानी पॉलिसी के अंदर कि 2010 तक हम इसे 2.5% ऑफ जीडीपी पे ले आएंगे, लेकिन हम नहीं ला पाए। तो अब ये ड्रैग होते होते 2025 तक चला गया।
तो आप ये कह लो कि अगर कोई आदमी मतलब जो भी पॉपुलेशन है जिनके पास में फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको अच्छी सरकारी फैसिलिटीज़ तो एक बात है, उनको ओवरऑल जो हेल्थ में फ्री मेडिसिन और उसके लिए इतना लंबा वेट करना पड़ेगा, तो तब तक भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, ये इसका एम ये है कि 2025 तक हम इसे मतलब 2.5% जो जीडीपी का है वो खर्चा इस पे करेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ ये नहीं है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मोर मनी फॉर हेल्थ, इट इज़ अबाउट मोर हेल्थ फॉर मनी। तो ये राजीव गांधी की स्टेटमेंट याद दिलाता है कि सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 रुपया है वो पहुंचते पहुंचते 20 पैसे रह जाता है। तो ये एक सिस्टम है कि हम उसी स्टेटमेंट के दायरे में अगर बात करें, मोर मनी फॉर हेल्थ, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पैसे चाहिए, बट ये है कि मोर हेल्थ फॉर सेम अमाउंट ऑफ मनी भी। तो अभी आगे चलते हैं इसमें, की फीचर्स ऑफ न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो अब आगे देखते हैं कि 3 ब्रॉड पिलर्स हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं तो ये 3 ब्रॉड पिलर्स के सहारे ये पॉलिसी खड़ी है कि प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर। तो इनको 1 बाय 1 इनके अंदर आगे सब पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 वो करके। अभी एक आगे प्रोमोटिव हेल्थ केयर है। अब यहाँ पे हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर है, हम पहले वाली पॉलिसी थी उसका उद्देश्य ये था क्योरेटिव हेल्थ केयर, कि अगर बीमार पड़ गए उसके बाद आपको ठीक करने का वो पॉलिसी एड्रेस करती थी। इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये पॉलिसी उसकी बात कर रही है बेसिकली कि पहले बीमारी को होने ही नहीं दिया जाए, क्योर की बात नहीं कर रही है। आगे देखते हैं यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को यूनिवर्सल एक्सेस दिया जाएगा, मतलब अमीर गरीब कोई भी फ्री में जाके अपना इलाज करा सकता है। उसके लिए आगे जो प्रावधान बनाए हैं वो डिटेल में देखेंगे। एट अफोर्डेबल कॉस्ट होना चाहिए, कि ये नहीं कि मतलब कोई भी आम इलाज का 500 रुपये डॉक्टर फीस ले रहा है, 600 रुपये, जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ अब ये 3 पिलर्स के थ्रू इसे स्टडी करते हैं आगे। पहला पिलर है कि प्रिवेंशन एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, पेशेंट सेंट्रिक इसमें एंड क्वालिटी ड्रिवन होना चाहिए, मतलब पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए। पहले ये था कि जो भी गवर्नमेंट के पास में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है टीबी का या किसी चीज़ का, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ हैं सिर्फ उसके ज़रिए अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो उनके पास में जो मशीनें हैं जैसे डॉक्टर हैं वैसा इलाज शुरू हो जाता था। लेकिन अब इसे पेशेंट सेंट्रिक एंड क्वालिटी ड्रिवन करने की कोशिश करी गई है। कैसे, ये देखते हैं इसमें। तो इसे पेशेंट सेंट्रिक ऐसे बनाया गया कि सिटीजन मतलब हेल्थ कार्ड्स होंगे अब। तो अगर आप एक बार कभी 3 महीने पहले कभी हॉस्पिटल गए थे तो आपका डिजिटल हेल्थ कार्ड में भी इसका ब्यौरा रहेगा कि आपको क्या डायग्नोसिस किया गया था, क्या आपकी प्रॉब्लम थी, डिजिटल हेल्थ कार्ड्स के थ्रू। तो जिससे कि एक डिजिटल मेमोरी रहेगी कि आपका डायग्नोसिस किस दिशा में किया गया था। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हर 2 महीने 3 महीने 6 महीने में हो रही है तो उसके अंडरलाइन रीजंस देखे जाएंगे कि कोई और ग्रेव बीमारी तो अंदर नहीं पनप रही है या ऐसा टाइप का, और क्वालिटी ड्रिवन होगा ये। तो ये सिर्फ ये नहीं होगा कि टाइम बीइंग के लिए मेडिसिन देके छुट्टी कर दी। अब सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्कीम्स। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्कीम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो ये है कि जैसे स्वच्छ भारत है, स्वच्छ भारत के अंदर आपको हाइजीनिटी मिलेगी जिससे कि कम बीमारियां फैलेंगी। तो हमारा यहाँ पे कंसर्न क्या है, प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंशन ऑफ बीमारीज हो जाएगी हाइजीनिटी के थ्रू। तो हाइजीन रहेगा तो देयर वुड बी नो डिजीजेस। अब स्वच्छ भारत को हेल्थ के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो उसकी हेल्थ एडवांटेजेस, तो यहाँ पे ये इंटरलिंकिंग है दोनों के बीच में, दैट इज इट। एंड आगे एक और अगर एग्जांपल देखना हो प्रिवेंशन का, मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, प्रोमोटिव हेल्थ केयर का भी इनफैक्ट, तो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को जो प्रमोट किया जाता है कि मतलब डॉक्टर की उपलब्धि में कोई प्रेगनेंसी डिलीवरी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसे बोला जाता है। तो अस्पतालों में या आंगनवाड़ी सेंटर्स में ही ये डिलीवरीज होनी चाहिए। तो उसका फ़ायदा क्या है, प्रोमोटिव हेल्थ केयर, कि ना तो अगर आपकी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की देख रेख में प्रेगनेंसी या डिलीवरी का जो भी है उसका समाधान हो रहा है तो आप बीमार कम पड़ोगे, और उससे क्या होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी भी हेल्थ पे आगे मॉर्बिडिटी जिसे बोला जाता है कि फर्स्ट 1 ईयर के अंदर जो बीमार पड़ता है बच्चा या उसके भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर के इसमें फीचर्स हैं। इन्हें इन पॉइंट्स में स्टडी करने का फायदा ये है कि अब ये पॉइंट्स कैटेगराइज हो गए, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर कि ये सारे पॉइंट्स प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर के अंडर हैं। अब आगे देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। अब इसे प्रिवेंट और प्रमोट के नज़रिए से देखें तो जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, दिल्ली में कि डॉक्टर की औपचारिक सुविधाएं देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक्स इन दिल्ली। तो ये क्लिनिक्स हैं आपके अगल बगल रहेंगी, जिससे क्या होगा कि कोई भी इंसान को डिले नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन गो टू योर नियर बाय
मोहल्ला क्लिनिक या वेलनेस सेंटर। इसमें वेलनेस सेंटर में योगा के लिए भी एक प्रोविजन है। डिटेल्स आर येट टू कम दो, जो न्यूज़पेपर्स में निकला कि वेलनेस सेंटर्स में योगा का भी रहेगा, मतलब प्रमोटिव हेल्थ केयर के लिए पूरा पूरा आपका इसमें ध्यान रखा जाएगा, ऐसा पॉलिसी का कहना है। अभी ग्राउंड पे क्या होगा, ज़मीनी हकीकत क्या होगी, उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। शिफ्ट फ्रॉम सिलेक्टिव केयर टू कॉम्प्रिहेंसिव केयर। तो जैसे हम मतलब सिलेक्टिव केयर ये नहीं है कि अगर कोई आप किसी एक बीमारी के लक्षण शो कर रहे हो, अगर वो बीमारी के सिम्टम्स जो लक्षण हैं वो किसी और चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि हाई बीपी, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का मतलब दिल की बीमारी के ये लक्षण हो सकते हैं। तो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसका डायग्नोसिस किया जाएगा, एक्सरे ईसीजी वगैरह किया जाएगा कि ये एक्चुअली मतलब कहीं अंदर कोई और ग्रेव बीमारी, कोई ग्रेव डिजीज तो नहीं उमड़ रही है। तो दिस इज इट। अब प्रीएम्प्टिव केयर, ये सेम पॉइंट है, एम्ड एट प्रीएम्प्टिंग द रेकरेंस ऑफ डिजीजेस। जैसे कि बार बार कोई आदमी मतलब किसी को वूपिंग कफ है या कुछ भी है, खांसी है, मतलब तो उसका पहले ये देखा जाएगा कि कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि बार बार मतलब खांसी की दवाई देके सिट्रीजिन देके और उसे रफा दफा कर दिया, जैसे कि सरकारी अस्पतालों में हम देखते हैं ज़्यादातर। अभी उसमें ये हो जाएगा कि डायग्नोसिस सीधा टीबी का स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये मतलब इसमें एक यूनिक फीचर है प्रीएम्प्टिव, कि इससे पहले कि बीमारी ग्रेव मतलब एक जानलेवा रुख अपना ले, आप पहले उसे चेक करो कि मतलब कोई ग्रेव इश्यू तो नहीं है। ये सारे पॉइंट्स वही इंटर रिलेटेड ही हैं। अब आगे पिलर 2 की तरफ चलते हैं। वी आर डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ द पॉलिसी इन द फॉर्म्स ऑफ 3 पिलर्स। आपको बस 3 पिलर याद रखने हैं, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एट नंबर 3 अफोर्डेबल कॉस्ट। तो ये चीज़ है इसमें। अब नेशनल हेल्थ राइट्स एक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ राइट्स एक्ट की बात करी गई है। ये जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 47 को पार्टली इम्प्लीमेंट करता है। पार्टली कैसे कि ये सिर्फ आश्वासन देता है, एश्योरेंस देता है कि हम ये सुविधाएं आपको हॉस्पिटल में ये उपलब्ध कराने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो ये एक चीज़ है, ये एंटाइटलमेंट नहीं है। एंटाइटलमेंट नहीं मतलब आपका हक नहीं है, आप इसे मांगने के लिए, हॉस्पिटल में सेवाएं मांगने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते कि मुझे ये अस्पताल में ये इलाज नहीं मिला। ये सिर्फ एक मतलब एश्योरेंस दिया जा रहा है आपका। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब नेशनल लेवल पे एक अधिकार दिया जा रहा है। अब यहाँ पे एक ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, सब्जेक्ट स्टेट का है, ये सेंटर ने उन्हें कुछ दिया नहीं। अब एक एक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, सेंटर ने कोई फंडिंग तो दी नहीं, तो स्टेट की रिसोर्सेज पे ये बर्डन लेके आएगा। अब सेंटर ये कह सकता है कि 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर हमने आपको रिसोर्सेज दी तो हैं, उनसे बड़ा करो या उनमें से इनके लिए फंड्स दो। लेकिन अगर स्टेट्स उसमें से अपने एलोकेट नहीं करते हेल्थ को, वो मान लो कि कुछ और बांटने लग गए या कुछ और ऐसे काम, सोने की चीज़ें बांटने लग गए टू वोट्स इन द इलेक्शंस, तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडीकैप्ड है वहाँ पे, मतलब कुछ नहीं कर सकती उसमें। तो ये एक चीज़ है कि नेशनल हेल्थ राइट्स एक्ट आप उस विषय पे लेके आ रहे हो जो विषय की स्टेट गवर्नमेंट्स का है। इसके चलते यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट की एक्ट की बात करें, काफ़ी सारे स्टेट्स में बहुत अच्छा ये एक्ट लेके आया गया। जैसे कि तमिलनाडु की बात करें, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं। जैसे कि आपने सुना होगा जन औषधि सेंटर्स हैं राजस्थान में और कई जगह पे। तो ये जन औषधि में मतलब वहाँ पे फ्री मेडिसिन दी जाती हैं, बेसिक जेनेरिक मेडिसिन। तो ये उन चीज़ों के लिए उन मॉडल्स को आप स्टडी करके इनमें मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, बेसिक मिनिमम पैकेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू ऑल, जैसे कि रेगुलर पीरियोडिक टेस्ट होंगे। अब प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इवन थ्रू प्राइवेट सेक्टर इन दी शॉर्ट रन एटलीस्ट। अभी क्या है कि जैसे हमने पहले जो डिस्कशन किया वो यहाँ पे रेलिवेंट हमारे काम आएगा कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ये हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, क्योंकि अभी हमने जैसे ऊपर स्टडी किया था, हमारे पास फैसिलिटीज़ अभी है ही नहीं प्रॉपर। अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएं, वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रे डॉग्स मतलब डॉग्स का घर बना हुआ है, वहाँ पे आप अंदर गली तक अंदर डॉग्स बैठे मिलेंगे आपको। तो ये है, पियॉन्स हैं, स्टाफ जो एंसिलियरी स्टाफ होता है वो है, लेकिन डॉक्टर इज मिसिंग। व्हाट द डॉक्टर इज डूइंग, प्राइवेट क्लिनिक में बिजी हैं। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये कहा है कि अगर शॉर्ट रन में हम यहाँ पे मतलब 2020 तक कह लो, 2025 तक कह लो, अगर हम सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते सरकारी संस्थानों के थ्रू, तो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ पीपीपी मोड में ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे।
तो डिफरेंस 2002 की पॉलिसी में और 2017 की पॉलिसी में ये है कि 2002 की पॉलिसी ने पीपीपी मॉड को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, अब ये फॉर्मल औपचारिक रूप से रिकॉग्नाइज करता है। कर तो 2002 में भी हम रहे थे, तो उसमें नया क्या है। तो अब आगे चलते हैं। पिलर 3 अफोर्डेबल केयर। अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं इसके इन दी फॉर्म ऑफ पिलर्स। ये पिलर 3 पे हम आ गए, अफोर्डेबल केयर, मतलब कि आपकी पहुंच से, आपकी हैसियत में ये आपको ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स, मतलब आपके जो टेस्ट वेस्ट हैं वो सरकारी संस्थानों में फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। एंड फ्री इमरजेंसी केयर सर्विसेज, जैसे कि कुछ स्टेट्स में 108 नंबर डायल करो और एम्बुलेंस आ जाती है, और ये सब ये इमरजेंसी केयर सर्विसेज इन ऑल पब्लिक हॉस्पिटल्स, तो जहाँ जहाँ पे सरकारी अस्पताल है। अब पंगा इसमें ये है, क्रिटिसिज्म अगर थोड़ा सा देखें, 25 किलोमीटर दूर है आपके घर से ये हॉस्पिटल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो ये कैसे वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करेगा। आगे देखते हैं, रेजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ जीडीपी। ये कब करना है? 2025 तक। जो हमने पहले डिस्कस किया कि 2002 की पॉलिसी का भी उद्देश्य था 2.5 तक लेके आना, ये हमने लेकिन कब क्यों नहीं कर पाए? 2010 तक करना था, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। तो ये एक चीज़ है, रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप कोई हेल्थ सर्विसेज अवेल करने जाते हो तो आपका निजी जो आपकी जेब से खर्चा होता है आपकी सेहत, मतलब बीमारी के इलाज में या कुछ भी, उसे कम करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे WHO का एक डेटा पीस है, इंफॉर्मेशन जो आप मेंस में लिख सकते हैं कि इंडिया में हर साल 60 मिलियन, मतलब कि 6 करोड़ लोग अपने मतलब पॉवर्टी की ट्रैप में दोबारा फंस जाते हैं। पॉवर्टी की ट्रैप क्या है? मतलब पॉवर्टी ट्रैप इसे बोला जाता है, इसे देखते हैं क्या। WHO 60%, तो इसमें 60 मिलियन लोग हर साल दोबारा से गरीबी की चपेट में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से जो गरीबी की लाइन है, गरीबी की चपेट में दोबारा धंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी है जो ये BPL और APL के यहाँ पे बैठा है, ये BPL है, ये APL है, तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है, अब डिजीजेज हैव अ क्लास बायस, तो डिजीजेज का क्या फिनोमिना होता है यहाँ पे कि बीमारियां गरीबों को ही ज़्यादा लगती हैं, अमीरों को नहीं लगती। अब जो जैसे ही आदमी ऊपर चला APL की तरफ, इसने ये BPL लाइन क्रॉस करी, इसको बीमारी, इसकी फैमिली में किसी को बीमारी ने घेर लिया, तो ये दोबारा से BPL लाइन में दोबारा से $1 रोज के, मतलब जो इनका खर्चा है उससे नीचे ये गिर गया। तो ये बार बार ये पॉवर्टी ट्रैप है, ये लोग हेल्थ के चलते ऊपर उठने की कोशिश करते हैं लेकिन ये फिर नीचे गिर जाते हैं। तो WHO ने ऐसा बोला है कि हर साल 6 करोड़ लोग इस चीज़ से भुगतते हैं। तो ये डेटा आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये किसी भी चीज़ के लिए आपके लिए रेलिवेंट रहेगा, हेल्थ के जहाँ तक सवाल है। अब आगे और चलते हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो गया है कि हम लोग कभी कोई बीमारी है, खासकर फैमिली में बच्चों को या बीमारी है, तो कुछ भी हमारा फर्स्ट ये होता है प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लेते हैं। हमारा जो विश्वास है वो सरकारी हॉस्पिटल से, हमारे इर्द गिर्द जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनसे बिल्कुल विश्वास ही उठ गया। तो पब्लिक, ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है इनकी, मॉरल स्टेटमेंट। ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी बहुत पॉम्पस वर्ड्स में, मतलब आदर्शवादी आइडियलिस्टिक वर्ड्स में, आइडियलिज्म से भरपूर शब्दों में, कि ये रीइंफोर्स करना चाहती है ट्रस्ट इनमें। ये क्या मतलब कह रहे हैं कि हम जो जनता में का विश्वास था पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और इनमें, वो वापस ले आना चाहते हैं। तो उसके लिए मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसमें। डॉक्टर्स को अच्छे से सैलरीज देनी होंगी, वरना डॉक्टर्स छोड़ के चले जाएंगे। एक चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी इस एक्ट के अंदर, जिसका उद्देश्य ये होगा कि जो आप मतलब स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ के, कि मतलब किस बीमारी के लिए कितना खर्चा होना चाहिए। तो जो इसमें ये बात करी गई है कि प्राइवेट सेक्टर का हम उपयोग करेंगे इस पॉलिसी के उद्देश्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे मोटिव क्या है? सर्विस। हमें तो सर्विस देनी है गवर्नमेंट को, ये जो ये पब्लिक वाला अगर पी ले लें तो हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है। ये प्राइवेट सेक्टर है तो इनका मोटिव प्रॉफिट है। तो इनकी ये हो सकता है कि ये मतलब प्रॉफिट के चलते ये जो सर्विस मोटिव है, जो उद्देश्य है सर्विस का, जनता की सेवा का, उसे नकारा कर दें, तो मतलब उसे इम्प्लीमेंट ही ना करें। इसके चलते नेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जो कि ये ध्यान रखेगी कि क्या किसी ऑपरेशन के या किसी ट्रीटमेंट के जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं वो कितने चार्ज किए जाने चाहिए, वो ज़्यादा तो नहीं है, या जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो मतलब उसमें कोई कमी तो नहीं है, उनको तय करने के लिए नेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसका क्रिटिसिज्म भी आगे देखेंगे हम। अब आगे चलते हैं। इसमें अदर फीचर्स क्या हैं? हमने मेन फीचर्स इसके देख लिए। अदर फीचर्स में इसका ये आता है कि स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं हमारे कुछ, ये APIs हैं। APIs का मतलब यहाँ पे नॉर्मली ये होता है कि हम चाइना से ये
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी, हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेडिसिन इंडस्ट्री है। तो ये मेडिसिन इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इनमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, जैसे कि किसी सब्जी में नमक डाला जाता है, वैसे ही इन दवाइयों में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो चाइना से आ रहे हैं। अब एक ये हमारा स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, सिक्योरिटी का विषय है। अगर चाइना आज ये स्ट्रेटेजिक मतलब ये हम जो APIs हैं, जो बेसिक फॉर्मुलेशंस हैं ड्रग्स की, जो कंपाउंड्स हैं, जो केमिकल्स हैं उनमें यूज़ होते हैं, अगर ये आज बंद कर दे यहाँ पे, तो ये सारी इंडस्ट्री तो गिरेगी ही गिरेगी। हमारी जो बेसिक मेडिसिन हैं हमारी पॉपुलेशन के लिए भी यहाँ पे नहीं बचेंगी। तो ये इसमें है कि अब इसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी ने ये बोला है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए इन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, इन पदार्थों की, ताकि हम चाइना पे इसके लिए निर्भर ना रहें। तो ये सिक्योरिटी के IR वाले पेपर में भी अगर चाइना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, हम उसमें वो कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्लूरलिस्टिक हेल्थ केयर। अभी तक क्या है कि हम एलोपैथी पे, मतलब मेडिसिन, केमिकल्स वाली मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अभी एक आ गया कि हमारे जो एंशिएंट सिस्टम्स हैं, जैसे ये आयुष सिस्टम है, ऐसे प्रोविजन रखे जाएंगे कि अगर कोई आदमी आयुर्वेद में या होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो वो भी उसमें दिया जाएगा। इन ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन को भी अब पूरा सहयोग सरकारी पॉलिसी से दिया जाएगा। इसका मतलब है प्लूरलिस्टिक हेल्थ केयर कि कुछ कुछ समाधान ऐसे हैं जो एलोपैथी में अभी हैं ही नहीं। वो ट्रीटमेंट्स का मतलब अगर कोई होम्योपैथी में लेना चाहे तो वो यहाँ से ले सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल बाबा रामदेव। तो इसको ध्यान में रखते हुए इनको भी पूरी जगह दी जाएगी। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाबा रामदेव के उद्योग बढ़ सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर 3 है योगा इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस। तो अब स्कूल्स में योगा का प्रावधान होगा, वर्क प्लेसेस मतलब ऑफिसेज में, सरकारी मतलब इनमें भी मतलब योगा वोगा को एम्फेसाइज किया जाएगा। अब आगे गिविंग बैक टू सोसाइटी इनिशिएटिव। इसमें ये कहा गया कि जो डॉक्टर्स, हमारा कंसर्न ये है कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स यहाँ पे रूरल एरियाज में पोस्टिंग, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप करने के लिए जाते ही नहीं है। एम्स के डॉक्टर को आपको मतलब कोई नहीं जाएगा वहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद। तो उसमें एक आ गया कि गिविंग बैक टू सोसाइटी इनिशिएटिव है कि डॉक्टर्स को ये कहा जाएगा कि आपने जो शिक्षा हासिल करी है और इतना सारा ज्ञान सरकारी पॉलिसी के चलते यहाँ पे, तो वो अब आप सोसाइटी को वापस देने की कोशिश करें। यहाँ पे भी बहुत आइडियलिज्म से भरपूर है ये पॉलिसी। तो जैसे कि एक पहले देखा था कि ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में ट्रस्ट को वापस लेके आने के लिए, और ये सेम वही वर्ड्स है, गिविंग बैक टू सोसाइटी इनिशिएटिव है। ये वॉलंटरी इनिशिएटिव्स होगा, डॉक्टर खुद ये कहेंगे कि हमें ऐसे एरियाज में पोस्टिंग चाहिए। तो देखते हैं कि ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी क्या करेगी, पूरे डिजीजेस का, जो कि अभी हम देखते हैं कि कभी NSSO का डाटा आ रहा है, कभी कोई डाटा आ रहा है, कभी हेल्थ मिनिस्ट्री का अपना डाटा आ रहा है, कभी एम्स ने कोई स्टडी करी, तो उन सारे डेटा को एक होलिस्टिक वे में देखने के लिए जो पेशेंट्स ने विजिट करी हैं सरकारी अस्पतालों में, उनके साथ उसके डेटा को एनालाइज करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसके चलते एक क्लिक पे ये पता लग जाएगा कि कौन सी बीमारी का कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है। तो ये एक यूनिक इनिशिएटिव है इसको हम ये भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में शायद UID के थ्रू भी इसे लिंक करा जाए, क्योंकि अगर मतलब बेसिक सर्विसेज फ्री प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, तो करने के लिए ये UID इसमें बहुत अच्छा कदम होगा अगर हम पॉजिटिव वे में देखें। तो ये चीज़ें डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी ध्यान में रखिएगा। ये अदर प्रोविजंस में जो कि उन 3 पिलर्स के अंदर फिट नहीं बैठते, ये वो कदम है। तो दिस इज अदर फीचर्स। अब आगे देखते हैं इसमें है क्या। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं फाइनली। क्रिटिसिज्म में ये कहा गया कि डिफरेंट फ्रॉम ड्राफ्ट पॉलिसी 2015, जो कि 2 साल तक पॉलिसी पे डिस्कशन होता रहा, और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी हेल्थ मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर है या जो पब्लिक कमेंट्स हैं, उनमें जो ड्राफ्ट पुट किया गया था डिस्कशन के लिए, जिसपे कि विचार मांगे गए थे जनता के, वो ड्राफ्ट ही मतलब ड्राफ्ट से बहुत बदल दिया उसके। तो रीज़न यहाँ पे ये है कि पब्लिक कंसल्टेशन अगर इस पॉलिसी पे करी थी तो ड्राफ्ट के वो प्रावधान बदल क्यों दिए गए, तो मतलब उससे कम है जो अभी दिया जा रहा है हमें पहले वाली पॉलिसी से। फेल्स टू मेक हेल्थ अ जस्टिसिएबल राइट। ये हमने देखा कि आर्टिकल 47 को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है। ये ध्यान रखना अगर प्री में क्वेश्चन आता है, राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 47 के अंदर। तो दिस इज इट। अब आगे देखते हैं, ओनली एश्योरेंस नॉट एंटाइटलमेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया। पुशेस GDP एक्सपेंडिचर टारगेट टू 2025। 2010 था, अब हमने इसे 2025 में ले गए, ये वही रेपिटेशन है उस पॉइंट का। अब एक्सपेंडिचर शॉर्ट ऑफ WHO नॉर्म ऑफ 5% ऑफ GDP।
ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन कह लो, नॉर्वे कह लो, वहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर उनके बजट का जीडीपी का 5% किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली है क्या, अगर पॉपुलेशन अच्छी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होगी क्योंकि डिजीज बर्डन कम होगा। WTO ने ये कहा है, अगर इंडिया अपनी हेल्थ पे अच्छे से एक्सपेंडिचर करे, 2.5% भी करता यदि 2010 से, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2% से बढ़ सकती थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो हेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में कोरिलेशन है, जिसे हम लंबे समय तक अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो वो बोला जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स किसी कंट्री का ये तय करता है कि बाकी रिसोर्सेज कैसे काम करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स अगर अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो हम कैसे compete करेंगे ग्रोथ के विषय में लॉन्ग टर्म में। अब ये टूथलेस NHSO क्यों बना है, नेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें क्या है कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। अगर हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो आप ये बॉडी सेंटर में बना रहे हो, तो ये इसके पास में टीथ ही नहीं है, दांत ही नहीं है कि ये स्टेट में काम कैसे करेगी। जो डॉक्टर्स हैं वो स्टेट लेवल पे स्टेट के एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब अगर कोई मान लो कि यूपी में कोई डॉक्टर एम्प्लॉयड है तो वो यूपी स्टेट का हुआ, अगर कोई झारखंड में एम्प्लॉयड है तो झारखंड स्टेट का हुआ। तो ये जो बॉडी है ये नेशनल लेवल पे है, ठीक है। और ऐसी बॉडी इन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि स्टेट्स भी बनाएंगी, स्टेट हेल्थ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कहने को तो नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी है और स्टेट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ये कमीशन भी है। तो उस चलते मतलब ये टूथलेस बॉडी है। और इसमें ये कहा गया है कि हमने एक इम्पॉर्टेंट पिलर डिस्कस किया कि अफोर्डेबिलिटी होगी। अफोर्डेबिलिटी मतलब आपकी पहुंच में ये खर्चा रहेगा, लेकिन अब आप तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर को, जो पहले पॉइंट डिस्कस करा था इनिशियली। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया तो ये क्या गारंटी रहेगी कि इसमें ये एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉपर वे में रहेगा या नहीं। फिर आपने बोला कि हम स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे। क्रिटिक्स ने उस पर भी सवाल उठा दिया, जो न्यूज़पेपर मीडिया में इसका क्रिटिसिज्म चल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो। उन्होंने कहा कि मतलब क्या गारंटी है कि ये कर पाएंगे हम, कि मतलब NHSO इसको रेगुलेट कर पाएगी। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, वो भी ऊपर से फरमान जारी कर देती है कि ड्रग्स ज़्यादा प्राइसेस पे नहीं बिकेंगी। लेकिन कौन जाता है रूरल एरियाज़ में, क्या मशीनरी है जो ये चेक करेंगे कि ड्रग्स कितने दाम पे बिक रही हैं। तो दिस इज़ द थिंग। अब इसमें ये सबसे बड़ा कंसर्न तो ये था कि अर्बन सेंटर्स में तो अभी तक भी हॉस्पिटल्स हैं और अर्बन पॉपुलेशन तो मतलब फिर भी प्राइवेट निजी इलाज करा सकती है। मेन पंगा था रूरल एरियाज का, जहाँ पे ना तो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं ना प्राइवेट है। प्राइवेट वहाँ पे जाते नहीं क्योंकि वहाँ कमाई अच्छी नहीं है। तो वॉलंटरी सर्विसेज की आप बात कर रहे हो कि वॉलंटरी बेसिस पे डॉक्टर्स खुद वहाँ जाएंगे, तो ये अपने आप में क्वेश्चनेबल है। हाँ, कुछ मॉरली एथिकल डॉक्टर्स हो सकते हैं कि मतलब जो खुद ही वहाँ पे पोस्टिंग लेंगे, तो ये देखना पड़ेगा आगे। ये इसका क्रिटिसिज्म है कि ये ओवर बिलीव कर रही है वॉलंटरी सर्विसेज में या कुछ। तो ये इसका क्रिटिसिज्म था। हमने इसका होलिस्टिकली इसको देख लिया, 3 पहलुओं में देख लिया, यही इसके फीचर्स हैं। अगर आपको कुछ और स्टडी करना है तो वो देखते हैं कि प्री के लिए सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान रख लेना। DPSP रिलेटेड टू हेल्थ, एक तो ये है, एक पहले जो मैटरनिटी बिल में जो डिस्कशंस हुई थी उन DPSPs को भी देख लीजिएगा। और उसके अलावा हेल्थ सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है ये भी हमने बता दिया। ये MCQ के लिए याद रखिएगा प्लीज़। और जो लोग हमारे एंथुसियास्ट हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, जिनकी तैयारी ऑलरेडी सही है, अगर वो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में ये क्वेश्चन आया था, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर प्लानिंग कमीशन टू रिवाइज दी चैप्टर ऑन हेल्थ इन 12th 5-year प्लान डॉक्यूमेंट। तो 44 पेज का ये चैप्टर है, इसमें इसे आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी और इंसाइट्स आपको मिलेंगे कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को, मिडवाइफ्स जो हैं उनको कैसे यूज़ किया जाए, आंगनवाड़ी इनको, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर को। और उन्होंने इस पर पूरी स्टडी करी थी कि कितने % एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो और मेरा कहना यह है कि अब ये 2017 लास्ट ईयर है, ये लास्ट प्लान जो हमारा 12th 5-year प्लान खत्म होने जा रहा है। तो उसके चलते अगर ये पॉलिसी पहले क्वेश्चन आ चुका है और ये पॉलिसी 2017 में आई है, तो एक रीज़न बन सकता है मेंस के चलते। तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू अपने व्यूज़ शेयर करें। थैंक यू।